नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हमारे चल रही है उसमें अध्याय नंबर 10 के क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए इसके कुछ पार्ट डिवाइड किए हमने और इसमें आज हम बात करने वाले इसके पार्ट नंबर 10 के बारे में। इससे पहले जो हमने 9 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी क्लासेस के लिंक दे रखे हैं, आप चाहिएगा और सारी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्ययन नंबर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास का एक परिचय और उसके पार्ट नंबर 10 के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है हमने लगभग 315 क्वेश्चन जो है फर्स्ट टॉपिक से देख लिए हैं और अब हम बात कर रहे हैं 316 नंबर टॉपिक क्वेश्चन से। ठीक है ना, चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा सामने, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र जिसने रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र जो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था, तो कौन थे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक और पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र? तो इसका आंसर रहेगा हमारा गोविंदराज। कौन थे भाई? गोविंदराज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। रणथंभौर का चौहान शासक वीर नारायण निम्नलिखित में से किस शासक के साथ में संघर्ष करते हुए मारा गया था? कौन सा? रणथंभौर का जो चौहान शासक था वीर नारायण, वह कौन से शासक के साथ में संघर्ष करते हुए मारे गए थे? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए ये जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रणथंभौर के चौहान शासकों का सही क्रम कौन सा है? किसका? रणथंभौर के चौहान शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा सही क्रम रहेगा। सबसे पहले है गोविंदराम, ठीक है ना, गोविंदराज, फिर आएगा वाल्हन और फिर आएगा प्रहलादन। ठीक है ना, तो गोविंदराज, वाल्हन और प्रहलादन। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रणथंभौर के चौहान शासक वीर नारायण का उत्तराधिकारी जिसने दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया था। तो याद रखना, रणथंभौर के चौहान शासक जो वीर नारायण थे, उनके उत्तराधिकारी जिन्होंने दिल्ली से भेजे गए तुर्क आक्रमणकारियों से जो है इन्होंने अपने पैतृक राज्य को बचाया था, तो वो कौन थे? वीर नारायण के उत्तराधिकारी। तो वीर नारायण के उत्तराधिकारी जो है वो कौन थे? तो वो थे भी कौन? वाग्भट। कौन थे? वाग्भट। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रणथंभौर का वह चौहान शासक जिसने नसीरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि रणथंभौर का वह कौन सा शासक है जिसने नसीरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर जीतने नहीं दिया लेकिन उसे जो है कर देने के लिए विवश होना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा? वह रहेगा जैत्र सिंह। क्या रहेगा भाई? जैत्र सिंह। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रणथंभौर के चौहान शासक हमीर के समय में जलालुद्दीन खिलजी ने कब रणथंभौर पर आक्रमण किया था परंतु उसे सफलता नहीं मिली? देखिए, जब हमीर जो है रणथंभौर का शासक था ना, तो उस समय हमीर देव चौहान, ठीक है ना, तो यह जब रणथंभौर के शासक थे उस समय जलालुद्दीन खिलजी नामक जो एक आक्रमणकारी थे, उन्होंने क्या कर दिया कि इस रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो है ना, जलालुद्दीन खिलजी ने जैसे रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये आक्रमण जो है उन्होंने कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1291। क्या रहेगा भाई? 1291, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रणथंभौर के चौहान शासक हमीर के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो देखिएगा, हमीर देव के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है, ध्यान से देखना। तो 1282 में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद में दिग्विजय की नीति अपनाई थी। बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि इसने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। यह भी करेक्ट है। फिर है कि इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया था। यह भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमीर ने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विरोधी को अपने यहाँ शरण दी थी जिस कारण 1299 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? मतलब जो हमीर देव चौहान था, उन्होंने रणथंभौर के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन खिलजी के कौन से विरोधी को अपने यहाँ शरण दी थी जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1299 में उन पर आक्रमण किया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद शाह और कहबरू। मोहम्मद शाह और कहबरू जो है इन्होंने इनको शरण दी थी, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1301 में
1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण के समय हमीर के किस सेनापति ने हमीर के साथ में विश्वासघात किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना कि 1301 में जब खिलजी ने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय हमीर के कौन से सेनापति ने उनके साथ में, मतलब हमीर के साथ में जो है विश्वासघात किया था? तो इसका क्या आंसर किया रहेगा? तो इसका जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा कौन सा? रणमल और रतिपाल। इन्होंने जो है इन्होंने धोखा दिया था और इस वजह से विश्वासघात की वजह से जो है फिर रणथंभौर को इन्होंने विजित कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रणथंभौर शासक हमीर की पत्नी जिसके नेतृत्व में 1301 में महिलाओं ने जौहर किया था। तो देखिएगा रणथंभौर जो है वहां पर हमीरदेव चौहान की पत्नी थी जिनके नेतृत्व में 1301 के अंतर्गत महिलाओं ने जौहर किया था इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम क्या था वो बताना। तो रंग देवी जो है वह इनकी पत्नी है, किसकी? हमीरदेव चौहान की। और जो पद्मला है, पद्मला इनकी बेटी थी। कौन बेटी थी? कौन? पद्मला, जिनके नाम पर जो है एक तालाब भी बना हुआ, क्या बनाया है? एक तालाब भी बना हुआ है, पद्मला तालाब। ठीक है ना, तो याद रखना ये रणथंभौर में पद्मला तालाब जो बनाया गया था वो पद्मला देवी थी। कौन? ये इनकी हमीर की बेटी। ठीक है, और रंग देवी जो थी ना वो कौन थी? हमीर की पत्नी थी जिसके नेतृत्व में 1301 में महिलाओं ने जौहर किया था रणथंभौर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। देखिए कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, बिल्कुल करेक्ट है। फिर जोधराज, इन्होंने हमीर रासो लिखा, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रशेखर ने हमीर हाट लिखा, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रणथंभौर शासक हमीर के शौर्य की जानकारी नहीं मिलती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कौन से ग्रंथ में हमीरदेव चौहान के शौर्य की जानकारी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन आपके सामने, एक तो हमीर महाकाव्य इसमें मिलती है, हमीर रासो में मिलती है, हमीर हाट में मिलती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है इसमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या रहेगा? 128 का आंसर रहेगा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो है वह था जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत यानी कि 1206 से लेकर 1526 के समय में जालोर पर किस वंश का अधिकार था? दिल्ली जब दिल्ली पर जो सल्तनत थी उस समय 1206 से लेकर 1526 तक जालोर पर किस वंश का अधिकार था? तो इस दौरान जो है जालोर पर चौहान वंश का अधिकार था। किसका? चौहान वंश का अधिकार था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है, कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की नींव कब डाली थी? किसने? कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की नींव कब डाली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा 1181 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जालोर के शासक कान्हड़ देव की शासन अवधि थी। जालोर के शासक कान्हड़ देव की शासन अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1305 से लेकर 1311। क्या रहेगा? 1305 से लेकर 1311, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित कान्हड़ देव को समझाने के लिए जालोर कब भेजा था? तो इन्होंने जो है जालोर भेजा था 1305 के अंदर। कब? 1305 के अंतर्गत जो है इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने सेना नायक को भेजा था कहां पर? कान्हड़ देव को समझाने के लिए जालोर। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा भाई हमारा 1305। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रणथंभौर के चौहान शासक कान्हड़ देव के बारे में, रणथंभौर के चौहान शासक कान्हड़ देव के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। देखिए कान्हड़ देव जो शासक थे ना उनके बारे में निम्नलिखित सत्य कथन बताना। क्या है सत्य कथन? ध्यान से देखना। कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ये रणथंभौर नहीं, जालोर याद रखना। यहाँ पे क्या रखोगे? जालोर। ठीक है, जालोर के चौहान शासक थे कान्हड़ देव, इनके बारे में सत्य कथन बताना है। तो कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, ये भी करेक्ट है। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय में रास्ता देने से लेकर कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में जो है विवाद हो गया था। मतलब अलाउद्दीन ने जब भैया जालोर से होकर जो है गुजरात जा रहे थे अलाउद्दीन की सेना, तब चौहान शासक जो थे कौन? कान्हड़ देव, इन्होंने वहां से परमिशन देने से मना कर दिया कि भाई आप यहां से नहीं गुजर सकते। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में जो है कुछ विवाद हो गया था, ये भी करेक्ट है। फिर है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने के सेना नायक एन उल मुल्क के समझाने पर कान्हड़ देव दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
किस इतिहासकार ने कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में हुए युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र बीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है? तो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने ये बताया है कि कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था इसका मेन कारण ये था कि कान्हड़ देव का पुत्र बीरम देव जो था उसने सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। तो ये कारण बताने वाले कौन है, कौन से इतिहासकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा नैन्सी। क्या रहेगा भाई? नैन्सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुल्तान अलाउद्दीन ने जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग पर कब अधिकार किया? याद रखना, जालौर की कुंजी कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था। तो यह अधिकार इन्होंने कब किया था? तो किया था भाई 1308 में। क्या रहेगा? 1308 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना के किले पर अधिकार करने के पश्चात इसका नाम बदलकर क्या रखा था? तो सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1308 के अंतर्गत, कब? 1308 के अंतर्गत जब सिवाना पर अधिकार कर लिया था। किस पर? सिवाना पर जब अधिकार कर लिया था इन्होंने, तब इन्होंने जो है इसका नाम क्या रखा था? तो क्या नाम रखा था? खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो है इन्होंने नाम रखा था क्या? खैराबाद। क्या रखा था भाई? खैराबाद नाम रखा था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं खिजराबाद नाम किसका रखा था? तो खिजराबाद नाम इन्होंने रखा था चित्तौड़ का, याद रखना, चित्तौड़ का। और जलालाबाद नाम रखा था किसका? जालौर का। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अलाउद्दीन ने किसे सिवाना दुर्ग का प्रतिनिधि नियुक्त किया था? जैसे ही इन्होंने जो है 1308 के अंतर्गत सिवाना पर अधिकार कर लिया, उसके बाद जो इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? खैराबाद जो है इन्होंने नाम रखा। और फिर जो है यहाँ पर एक नया प्रतिनिधि नियुक्त किया। वो प्रतिनिधि कौन था? तो वह था भाई कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। तो यहाँ पे जो है इसका हमारा बिल्कुल आंसर रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1311 में अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण के समय कान्हड़ देव के किस सरदार ने विश्वासघात किया था? बिल्कुल, जब अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार किया 1311 के अंतर्गत, कब? 1311 में। तब कान्हड़ देव का कौन सा एक सरदार था जिसने कान्हड़ देव के साथ में विश्वासघात किया था? तो वह था भाई कौन? बिक्का, सरदार बिक्का, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये दहिया सरदार थे कौन? बिक्का, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जालौर का नाम रखा था भाई इसने जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? तो देखिए ऑप्शन है, चंद्र बदाई ये इसके दरबार में थे, फिर जयनायक भी थे, सोमदेव भी थे, लेकिन जनार्दन जो है वो इनके दरबार में नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जनार्दन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था भाई सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। और माता का नाम क्या था? तो वह था कर्पूर देवी। क्या नाम था भाई? कर्पूर देवी। ठीक है, तो यह याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? कौन से ग्रंथ के अंतर्गत जो है तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा ग्रंथ है वो जिसमें तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है? तो इसका क्या आंसर रहेगा भाई? कौन सा? वह रहेगा पृथ्वीराज रासो। क्या रहेगा? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? किसकी? चौहान वंश के जो संस्थापक थे कौन? वासुदेव। इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी भाई सांबर। क्या थी? सांबर। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त कराया था? मतलब कि कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया था? तो वह थे कौन? गुवक प्रथम। कौन थे भाई? गुवक प्रथम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, अजमेर के चौहानों को खाली जगह चौहान के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, अजमेर के जो चौहान थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है सपादलक्स के नाम से जाना जाता था, मतलब कि सपादलक्स के चौहान ये कहा जाता था इनके। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? किसके? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य जो हैं वो कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इनके मध्य जो टोटल 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तो था 1191 में और एक था 1192। दोनों थे कौन से? तराइन के युद्ध। कौन से?
तराइन के युद्ध, प्रथम और द्वितीय दो युद्ध थे तराइन के जो लड़े गए थे किसमें, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 1191 के अंतर्गत, उस समय जो है पृथ्वीराज तृतीय विजय होता है, लेकिन 1192 के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी इसमें जो है विजय होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वीराज के समकालीन कन्नौज का गढ़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज के समकालीन कन्नौज का गढ़वाल शासक कौन था? तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका रहेगा भाई हमारा कौन सा, जयचंद। कौन थे भाई? जयचंद, जिसकी पुत्री थी उनके साथ जो है इन्होंने विवाह किया था, किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वीराज की पुत्री का नाम क्या था, याद रखना, संयोगिता। क्या था भाई? संयोगिता। ठीक है, चलिए इनकी पुत्री थी किसकी, जयचंद की, और इसके साथ इन्होंने विवाह किया था, किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना, 348 है। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन महोबा के चंदेल शासक कौन थे? किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन महोबा के चंदेल शासक कौन थे? तो वह थे भाई कौन, परमर्दी देव। कौन थे? परमर्दी देव। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया था? किसने? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो इन्होंने भाई किया था पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर ये कहां पर आए? तो राजस्थान के अंदर जो है अजमेर में आकर बस गए थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, आल्हा और उदल जो है इनका संबंध किस चौहान शासक से है? किसका? आल्हा और उदल का संबंध किस चौहान शासक से है? तो इनका संबंध जो है वह है किसे? पृथ्वीराज तृतीय से। किससे भाई? पृथ्वीराज तृतीय से है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, रणमल और रतिपाल नामक सेनानायक का संबंध कौन से चौहान शासक से है? किसका? रणमल और रतिपाल जो है इनका संबंध कौन से चौहान शासक से है? तो इनका संबंध है भाई हमीरदेव चौहान से। किससे? हमीरदेव चौहान से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीरमदेव सोनगरा रीबाता और कान्हड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? कौन से? बीरमदेव सोनगरारी बाता और कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखे हुए किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, आल्हा और उदल का संबंध किस युद्ध से था? किसका? आल्हा और उदल का संबंध जो है वो कौन से युद्ध से था? तो ये पहली बात तो ये संबंधित है किससे भाई? पृथ्वीराज चौहान से। किसे? पृथ्वीराज तृतीय जो है इनके संबंधित थे कौन? आल्हा और उदल। और इनका संबंध जो है कौन से युद्ध से था? तो इनका संबंध था भाई कौन से? महोबा के युद्ध से। और इसमें ये दोनों शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और रहेगा। और महोबा के चंदेल शासक कौन थे? तो वह थे परमर्दी देव। कौन थे भाई? परमर्दी देव। ठीक है, तो ये भी आप याद रखियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरे कंप्लीट हो गए। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करते रहेंगे। तो पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे ही क्लास अपने पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।